Hi guys, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here, and in this video I am going to discuss about transportation in case of plants. So let's start the video. Here we are given about a brief introduction about transportation in plants. Now thing is कि plants में क्या चीजों का transportation का जरूरत होता है? Well, अगर photosynthesis की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सनलाइट और क्लोरोफिल तो अपने से मिलेंगे. क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में होता है और सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली सन से मिल ही जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो इजीली पॉसिबल है थ्रू स्टोमेटा, बट वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए लीव्स तक और किसी भी ग्रीन पार्ट तक वाटर को ट्रैवल करके आना पड़ता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. तो फर्स्ट हमें मिल गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद वाटर बहुत सारे मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्लांट्स. अदर देन दैट, जब हम फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर लेती है तो उसके बाद में उस फूड को भी डिफरेंट जगह पे पहुंचाना होता है, जैसे ग्रोइंग फ्लावर बड्स पे या कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर में जहां पे आप फूड को स्टोर करके रख सको, या जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट हो वहां पहुंचाना होगा. तो वो पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगी. तो बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, food products, hormones and other substances, transportation is required in case of plants. तो हम यहाँ पे दो मेजर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. इन केस ऑफ प्लांट्स दो ही मेजर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज हैं. One is xylem. The xylem helps in transportation of water and minerals, and phloem, it helps in transportation of food products in soluble form or the products of photosynthesis. Now let us first discuss about xylem. Now what is xylem? Xylem is a tube-like structure. एकदम एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर है जो रूट से लेके लीव्स तक एकदम एक्सटेंडेड रहता है. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये चार डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है. क्या पार्ट्स हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रकाइड्स एंड वेसल्स. नाउ रिमेंबर, ट्रकाइड्स एंड वेसल्स जो हैं ये दो मिलके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. रिमेंबर, इनके थ्रू एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस. बट व्हाट डू जाइलम फाइबर्स डू? Xylem fibers help in providing strength to the plant part. And what xylem parenchyma do? It helps in lateral transportation of water. मतलब मेन जाइलम टिश्यू से साइडवेज अगर वाटर का कंडक्शन करना है तो उसके लिए आपको जाइलम पैरेन्काइमा लगेगी. So basically xylem is a tube-like structure that helps in transportation of water, and it has four different parts: xylem parenchyma, xylem fibers, tracheids and vessels. Now in the next part we are given about the phloem tissue. In case of phloem tissue, these are transportation tissues of course, but they help in transportation of food और sucrose. हम यहाँ पे food को sucrose जैसा डिनोट करते हैं, यही नाम दिया है. एंड इसको लीफ से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है. तो क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लोएम के? चार पार्ट्स हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो. फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स. ये फ्लोएम की डायग्राम है. यहाँ बहुत क्लियर है कि ये जो है ये सीव ट्यूब है, ये वाला पार्ट. इसके साइड में जो ये सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये कंपेनियन सेल्स है. इनके साइड वर्ड्स कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हो, और इस पूरे टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ डेड सेल्स होते हैं, उनको हम फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं. तो कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम सीव ट्यूब्स जो है ये दोनों मिलके फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. एंड कंपेनियन सेल्स जो है वो कंप्लीटली सीव ट्यूब्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. अदर देन दैट, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑन दी लेटरल साइड्स, एंड फ्लोएम फाइबर्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो आई होप आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में समझ आ गया होगा. Now let's move on to a part जहां हमें पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होता है. Actually,
ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर में है वो दो फिजिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशन पुल। पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ रूट प्रेशर ही हेल्पफुल है और कुछ का मानना है कि सिर्फ ट्रांसपिरेशन फोर्स ही हेल्पफुल है। तो हम दोनों ही थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गिवन अबाउट रूट प्रेशर थ्योरी। नाउ इन केस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी इट इज सेड कि जब भी प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड होती है तो उसकी रूट्स क्या करती हैं, एक्टिवली मिनरल्स को अपटेक कर लेती है, मतलब ले लेती है। नो व्हाट इज एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स, मतलब कुछ एटीपी खर्च करके अपना रूट जो है, उनके सेल्स जो हैं वो कुछ मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हम बहुत कम ऐसा सुनते हैं कि प्लांट्स भी एनर्जी स्पेंड करते हैं, पर इस केस में फॉर टेकिंग अप वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में जो रूट के सेल्स प्रेजेंट है, सॉरी जो रूट सेल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो सब सेल्स जो है वो मिनरल्स का अपटेक करते हैं एक्टिवली एंड अपने अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाती है एक सेल में, तो उसमें आप वाटर कॉन्सेंट्रेशन को कम कंसिडर करते हो और उसके नियर बाय एरिया में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कंसिडर होता है। तो ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे आपने मिनरल अपटेक कर लिया है, तो सिंस आपने मिनरल अपटेक कर लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ minerals inside the cells have increased, which means that inside the cell the water concentration is now less. So since the concentration of water is more in the soil and less in the cells, the water tend to rush from the soil inside the cells of the root by the process of osmosis. So basically आप बोल सकते हो कि osmosis करवाने के लिए रूट सेल्स जो है वो एटीपी का एक्सपेंडिचर करते हैं और मिनरल सॉल्ट्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं। और जैसे ही वाटर और मिनरल दोनों एक संग आ जाता है किसी भी सेल में, तो मिनरल्स अलोंग विद वाटर इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है अपसाइड। कैसे होगा, बहुत सारे जब वाटर कलेक्ट हो जाएंगे वाटर और मिनरल, तो एक प्रेशर जनरेट होगा सेल के ऊपर, वो प्रेशर ही पुश करेगा वाटर एंड मिनरल्स को ऑन द अपर साइड ऑफ द प्लांट एंड वो पुश मूवमेंट की वजह से वाटर कुछ डिस्टेंस ऊपर तक जा पाएगा। समझ में आया आपको? दिस थ्योरी इज कॉल्ड रूट प्रेशर थ्योरी। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये स्मॉल प्लांट्स लाइक ग्रासेस, हर्ब्स एंड शर्ब्स के लिए एक पॉसिबल थ्योरी हो सकता है। इन छोटे प्लांट्स में रूट का प्रेशर एनफ होता है वाटर को सभी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। बट अगर आप एक कोकोनट ट्री की इमेजिनेशन करो, एक पाइन ट्री की इमेजिनेशन करो एंड कुछ बड़े बड़े प्लांट्स की इमेजिनेशन करो जो थाउजेंड्स ऑफ फीट तक बड़े लंबे हो सकते हैं, उनके केस में रूट प्रेशर थ्योरी डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस। वहां पे अलोंग विद रूट प्रेशर थ्योरी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी का एक बहुत ही मेजर रोल है। So let us discuss first about root pressure theory completely and then we'll move on to transpiration. Now here about root pressure theory we are given that at the roots the cell in contact with the soil actively take up the mineral ions. पहले uptake होगा actively. फिर there this creates a difference in the concentration of the ions between root and the soil and therefore water moves from soil into the cell to eliminate the difference. एंड जैसे ही ये होगा एक प्रेशर जनरेट होगा और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड रूट प्रेशर थ्योरी की वजह से जाइलम के अंदर वाटर जाएगी और जाइलम के थ्रू कुछ पार्ट तक वाटर पहुंच पाएगा। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गिवन अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। नाउ ट्रांसपिरेशन, आई होप यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। Transpiration is loss of water in the form of what? In the form of water vapors through the leaves of the plant. Very good. तो यहाँ पे अपने को मान लीजिए ये सारे जो लीव्स दिख रहे हैं, इनमें से ये लीफ कुछ भी आप कंसिडर कर लो, यहाँ से मान लीजिए कि कुछ वेपराइज हो गए, ठीक है, कुछ लीफ में से कुछ वाटर रिलीज हो गए थ्रू स्टोमेटा या ट्रांसपिरेशन हो गया। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये जो पूरी स्टेम है, ये जो पूरा का पूरा प्लांट पार्ट है, ये काफी सारे सेल से बना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पाइल अप हुआ हुआ सेल्स। तो जैसे ही एक सेल में अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है
तो वो ट्राई करती है कि नियर बाय सेल से वो वाटर ले ले थ्रू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही होता है, जिस सेल से वाटर लूज होता है फॉर ट्रांसपिरेशन, वो अपने नियर बाय सेल से वाटर लेती है, फिर वो उसके नियर बाय सेल से वाटर लेती है, और वो जो सेल है वो नेक्स्ट वाले सेल से वाटर लेती है, एंड एक सीक्वेंस में जो है वाटर नीचे से ऊपर की तरफ पुल होना स्टार्ट हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग एक्टिविटी, जो वाटर का पुल फोर्स है वो नीचे रूट और रूट हेड्स तक पहुंच जाता है। जब ऐसा पुल फोर्स जनरेट होता है तो वाटर सॉइल से रूट से हेड्स में एंटर करता है और रूट सेल्स में वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करता है, and through that pull only the water tends to move up at larger heights in case of plants. So basically we can say the transpiration pull theory is very effective in movement of water to larger heights. जो बहुत ऊंचे plants है उनके लिए transpiration pull theory ही important है. But again there is a drawback. The transpiration can only take place in case of daylight, cannot take place in case of night time, because रात को stomata जो है वो बंद रहता है। तो अगर वो सिचुएशन है तो रात को कहां से वाटर आता है? रात को थ्रू रूट प्रेशर थ्योरी ओनली द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर both the theories have certain importance. First, root pressure theory and second, transpiration pull theory. अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने एक पार्ट लिखा है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। अब कोहेशन क्या है? कोहेशन ये है कि आपने ऑफ कोर्स अगर कभी भी टैप ऑन करके देखा है तो आप देख सकते हो कि टैप में वाटर जो है वो एक संग ही आता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट आ गया फिर रुको भैया ब्रेक लेके, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर रुको भैया ब्रेक लेके एक तीसरा पार्ट आएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो वाटर तो एक संग ही आ जाता है कंप्लीटली जो आना होता है। आप अगर स्ट्रॉ से कभी किसी भी ड्रिंक को लेते हो, आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो वो ड्रिंक कंप्लीटली उसमें एक साथ आता है, पार्शियली तो बीच बीच में रुक रुक के नहीं आता। ये जो प्रॉपर्टी है एक साथ चलने की वाटर मॉलिक्यूल्स को, उसी को हम कोहेशन टेंशन थ्योरी बोलते हैं। नाउ दिस कोहेशन टेंशन थ्योरी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ जाइलम, बिकॉज जाइलम में एक साथ वाटर कॉलम में ऊपर की तरफ ट्रेवल कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। Thereby, transpiration pull is always associated with cohesion tension theory. Now, in the next part, we are given that transportation of water in plants is unidirectional. मतलब वाटर जो है वो हमेशा रूट से लीव्स तक ही ट्रांसपोर्ट होगा, कभी भी उल्टा या किसी और डायरेक्शन में नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ट्रांसपिरेशन हो गई, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल जनरेट हो गया, पुल जनरेट होने की वजह से रूट में वाटर एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सॉइल, फिर वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो वाटर को ऊपर पुश करेगी। अब ये जो पुश मूवमेंट होगा इसमें कैपिलरी एक्शन होगा एज वेल एज एडेशन कोहेशन जो है ये वर्क करेगा। कैपिलरी एक्शन मतलब किसी भी छोटे से पाइप जैसे स्ट्रक्चर में वाटर का ऊपर चढ़ना, उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो कैपिलरी एक्शन तो डेफिनेटली होगा ही बिकॉज ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर चल रही है, एंड कोहेशन थ्योरी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज टुगेदर वर्क। इन द नेक्स्ट पार्ट we are given about how transportation of food takes place and other substances takes place in case of plants. Remember a very important point, that the transportation of any soluble food form in plant is called translocation in case of plants. तो translocation कैसे होता है देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ये एक लीफ है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड फूड का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये एक फ्लावर बड है, ये एक ऐसी पार्ट है जहाँ पे बहुत सारा फूड रिक्वायर्ड होगा क्योंकि इनको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, एंड ये रूट में आप मान लीजिए कि स्टोरेज होगा। तो अब क्या होगा कि फूड, ये ब्लैक डॉट्स जो है, आप मान लीजिए कि ये फूड फॉर्म हो गया है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस जब फूड फॉर्म होगा तो फिर से कुछ सेल्स अपनी एनर्जी स्पेंड करेंगे, प्लांट अपनी एनर्जी को स्पेंड करेगा और नियर बाय फ्लोएम जो भी होगा उसमें उसको, उसके सेल में उसको भेज देगा। अब जैसे ही मिनरल्स, सॉरी जो शुगर है, सुक्रोज है, वो जैसे ही फ्लोएम सेल्स के अंदर जाएगा
the concentration of water will decrease in the phloem cells and will be increased in the nearby cells. तो phloem और xylem जो है वो बहुत ही close रहता है ऐसे. तो अगर phloem के सेल में concentration of water कम हो गया तो वो instantly xylem से water ले लेगा. एंड उस वजह से क्या होगा, xylem से यहाँ water आ जाएगी और water आ जाने की वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा. हाई प्रेशर किसका? सोल्यूबल सब्सटेंस और वाटर का, क्योंकि बाकी किसी भी सेल में इतना प्रेशर नहीं है, इतना शुगर भी नहीं है, इतना वाटर भी नहीं है. तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से वाटर एज वेल एज जो फूड है अब वो सोल्यूबल फॉर्म में लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रेवल करेगा. अब लो प्रेशर एरिया कौन सा होगा? वो पार्ट जहां पे फूड और वाटर दोनों ही कम है. जैसे अपना टिप ऑफ द स्टेम और यहाँ पे ये फ्लावर बड बोल लीजिए या फिर नीचे रूट बोल लीजिए. जहां भी रूट फूड की रिक्वायरमेंट होगी उस तरफ फ्लोएम अपना सब्सटेंस ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. एंड जैसे ही नियर बाय जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां वाटर एज वेल एज सोल्यूबल फॉर्म में फूड पहुंचेगा, वहां पे थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस सुक्रोज निकल के बाहर की तरफ आएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड वाटर भी बाहर निकल के आएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. और जो वाटर बाहर आएगा वो जाइलम फिर से अपटेक कर सकता है और अगर उस पार्ट को रिक्वायर्ड है तो वो पार्ट उसे यूज कर लेती है. तो बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज टेकिंग अप ऑफ sucrose inside the phloem by expenditure of ATP. आप पहले ATP एक्सपेंड करके फ्लोएम के अंदर मिनरल्स को ट्रांसफर करोगे, सुक्रोज को ट्रांसफर करोगे, ठीक है. एज सून एज वो होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम टिश्यू इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू. एम आई क्लियर टू यू? एंड जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा, द वाटर इन द थर्ड स्टेप विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज का भी कम है कंपैरेटिवली और वाटर का भी कम है. एंड एज सून एज द फूड एज वेल एज वाटर विल रीच द लो प्रेशर एरिया, वहां जाके क्या होगा? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अगेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल. This is how translocation takes place in case of plants. So let us see what is given to us next. यहाँ पे अपने को दिया है the transport of soluble products of photosynthesis through phloem is called translocation. Translocation in phloem is achieved by utilization of energy, and the product of photosynthesis enters phloem elements from mesophyll cells. These are in soluble form. फिर ग्लूकोज वही ट्रांसपोर्ट होगा यूजिंग द एनर्जी एंड नियर बाय सेल्स में जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. तो आई होप आपको ये एंटायर पार्ट समझ में आया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो. आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you have not. So goodbye for now. In the next video, I'm going to upload about the transportation in case of human beings.